3 से कम पॉइंट्स के ऊपर हम यूजुअली पेशेंट को कहते हैं कि आप बड़ी आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। 3.5 से 6 तक के पॉइंट के अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि बेहतर है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर आप रखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉशियसली रहना होता है। और अगर 6 से ज़्यादा किसी का भी स्कोर आ जाए तो हम स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि उलमा कराम का और डॉक्टरों का बाहमी राय इसके अंदर यही है कि आप रोज़ा ना रखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरश अतीक है और मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट डायटिशियन काम करती हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर नदीम मौजूद हैं जो कि शुगर और हार्मोन्स के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तो आज का हमारा जो सेशन है वो रमज़ान के हवाले से है कि शुगर को रमज़ान में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो सबसे कॉमन सवाल, जो सबसे बेसिक सवाल, हम लोग का कुछ सवाल आपसे जो पूछते हैं उनमें सबसे पहला सवाल ये है कि आप कैसे फ़ैसला करते हैं कि कौन से मरीज़ को रोज़ा रखना है या नहीं रखना? देखिए, जनरली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ के, रमज़ान के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो हम उनको हमेशा से बता रहे होते हैं कि जी दिन में 6 दफ़ा खाना खाना है, 3 बड़े खाने खाने हैं, 3 छोटे खाने खाने हैं। अगर बीच में गैप ज़्यादा करेंगे तो शुगर गिर जाएगी। तो जनरली हम उनको ये एजुकेट कर रहे होते हैं, लेकिन वही मरीज़ फिर जब रमज़ान से पहले हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए बड़ा परेशान कुन होता है उन्हें ये बताना कि जी अब आप 12 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे भूखा रह सकते हैं। कौन सी मेडिकेशन चल रही है, क्या उन मेडिकेशन के ऊपर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो ये बड़ा एक मुश्किल सवाल होता है। अच्छा, 2018-19 से पहले यूजुअली ना ये एक स्पेशलिस्ट डिसीजन होता था, यानी हम अपने मरीज़ों को, कोई डॉक्टर कह देता था कि हाँ रोज़ा रख लो, कोई कह देता था रोज़ा ना रखो। लेकिन फिर IDF डायबिटीज़ एंड रमज़ान अलाइंस ग्रुप, जिसके अंदर पूरी दुनिया के डॉक्टर साहिबान, जिसमें हम लोग भी हैं, उलमा कराम सब मिलकर बैठे और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक अलाइंस बनाया जिसे डार IDF अलाइंस कहते हैं। उन्होंने एक गाइडलाइन दी, गाइडलाइन पहले भी थी लेकिन उन्होंने थोड़ा बेहतर गाइडलाइन दी, जो हमें ये बताती है कि किस तरह के मरीज़ों को रोज़ा रखवाना सेफ़ है, किस तरह के मरीज़ों को आप रोज़ा रखना अलो करते हैं लेकिन काशियसली अलो करते हैं, तो किस तरह के मरीज़ों को आप कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखें। उन्होंने एक रिस्क कैलकुलेटर बनाया जिसे IDF डार रिस्क कैलकुलेटर कहलाता है। उसमें हम स्कोरिंग करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। 3 से कम पॉइंट्स के ऊपर हम यूजुअली पेशेंट को कहते हैं कि आप बड़ी आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। 3.5 से 6 तक के पॉइंट के अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि बेहतर है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर आप रखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉशियसली रहना होता है। और अगर 6 से ज़्यादा किसी का भी स्कोर आ जाए तो हम स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि उलमा कराम का और डॉक्टरों का बाहमी राय इसके अंदर यही है कि आप रोज़ा ना रखें। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि उस कैलकुलेटर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस कैलकुलेटर के अंदर ये है कि कब से डायबिटीज़ है आपको, कौन से टाइप की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, इंसुलिन तो नहीं लेते हैं, खाने से पहले खाने वाली दवाइयाँ तो नहीं लेते हैं, अगर इंसुलिन लेते हैं तो कौन सी तरह की इंसुलिन लेते हैं, दिन में 1 दफ़ा वाली या दिन में 4 दफ़ा वाली, आपके गुर्दों की खराबी तो नहीं है, आपको दिल का दौरा तो नहीं है, आपको कोई माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ तो नहीं है, आप अपनी केयर जनरली कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपकी जहनी कंडीशन ठीक है या नहीं है, शुगर अगर आपकी गिरती है तो आपको पता चलता है, नहीं चलता, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स की बुनियाद पे शुगर कंट्रोल है नहीं है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं। फिर रिस्क कैलकुलेट करके हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को अलो करते हैं या डिसअलो करते हैं, या पेशेंट की मर्ज़ी के ऊपर रख देते हैं कि भाई आप क्योंकि मिडल में कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो अगर आप ना रखें तो बेहतर है, लेकिन अगर रखना चाहते हैं तो फिर रख लें और काशियसली रखें। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स मिल मिला के बना हुआ है। और किन लोगों को रोज़ा रखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते आप? अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 6 या 6 से ज़्यादा अगर पॉइंट्स आ जाए तो हम उनको रोज़ा रखना अलो नहीं करते। तो अगर हम उन्हीं रिस्क कैलकुलेटर में देखें या उन्हीं रिस्क स्कोर्स के अंदर देखें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट अवे 6.5 का रिस्क दे देते हैं, स्ट्रेट अवे, यानी कि अगर वो एक भी पॉइंट मौजूद है तो आपका रिस्क 6.5 या उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो उन लोगों को तो हम कहते हैं कि आप बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते। उसमें कौन से आते हैं? नंबर 1, प्रेग्नेंट लेडी जिसको शुगर है, रोज़ा बिल्कुल अलो नहीं है। आपको गुर्दों की बीमारी है और अनकंट्रोल्ड गुर्दों की बीमारी है, एक ख़ास पैरामीटर से ज़्यादा चली गई है, आप रोज़ा नहीं रख सकते। आपको दिल की बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड है, आप रोज़ा नहीं रख सकते। आपको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस है, यानी आपकी शुगर गिर जाती है और आपको पता नहीं चलता, अगेन 6 से ज़्यादा स्कोर है, आप रोज़ा नहीं रख सकते। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली 4, 4.5, 5 का स्कोर दे देती हैं, तो अगर उसमें एक एक्स्ट्रा स्कोर डाल दिया जाए तो 6, 6.5 हो जाता है। लेकिन अगर आप एक सिंगल रिस्क फैक्टर की बात कर रही हैं तो सिंगल रिस्क फैक्टर यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। और हमल के दौरान जैसे जो लेडीज़ एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, उनको चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, बिफोर प्रेगनेंसी उन्होंने कंसीव किया हो, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंडेशंस देते देखिए, हैं, क्या हिदायत 2026 से पहले जो यही गाइडलाइंस थी, इसका रिस्क कैलकुलेटर थोड़ा सा पहले का था। उसके अंदर यूजुअली प्रेगनेंसी का रिस्क 6.5 नहीं था। उसके अंदर ये था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है और वो सिर्फ
मेडिसिन नहीं ले रही है, सिर्फ डाइट के ऊपर कंट्रोल्ड है शुगर, या सिर्फ ग्लूकोफेज ले रही है, मेटफॉर्मिन ले रही है, तो उसको आप रोज़ा उनको रखवा सकते हैं काशियसली। लेकिन 2026 में अभी जो लेटेस्ट रिस्क कैलकुलेटर आया है, जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन आई है, वो ये है कि प्रेग्नेंट लेडी और शुगर है तो स्ट्रेट अवे रिस्क स्कोर 6.5 हो जाता है। यानी चाहे शुगर के लिए उनकी मेटफॉर्मिन पे कंट्रोल्ड है, चाहे गोलियों पे, चाहे डाइट चार्ट के ऊपर कंट्रोल्ड है, प्रेग्नेंट लेडी एंड शुगर रोज़ा बिल्कुल बंद। फिर चाहे कोई सा भी ट्राइमेस्टर। एग्जैक्टली। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम दवाइयाँ देते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हर खुराक से पहले लें, या इंसुलिन, तो हम दवाइयाँ और इंसुलिन कैसे एडजस्ट करते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हर पेशेंट में एडजस्टमेंट डिफरेंट होती है। ये नहीं हो सकता कि मैं जनरली बता दूं कि भाई ये दवाई है, इसको आप ऐसे एडजस्ट कर लें और वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने डॉक्टर के पास 4 से 6 हफ्ते पहले जाएं। वो आपका रिस्क कैलकुलेट करेंगे रमज़ान से पहले। उसके बाद अगर आपको अलो करेंगे तो वो आपको डाइट के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, शुगर चेकिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपकी मेडिसिन एडजस्ट करेंगे। आपको ये बताएंगे कि खुदा न करे रोज़ा तोड़ना पड़ जाए तो किस कंडीशन में तोड़ा जा सकता है, जिसके लिए उलमा कराम ने इजाज़त दिया IDF डास कैलकुलेटर के अंदर। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कोई बात करूं, कुछ मोटे मोटे पॉइंट बता दूं, तो अगर आप दिन में एक दफ़ा खाने वाली गोली ले रहे हैं तो उसको अफ्तार में ले जाएं। ठीक है। अगर आप खाना खाने से पहले खाने वाली गोली ले रहे हैं और आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल है तो उसकी डोज को आधा कर लें। ये मैं जनरली एक बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर है रमज़ान शुरू हो गया, शायद अब आप अपने डॉक्टर के पास ना जा सकें, या अगर जाए तो टाइम ना मिले, तो एक प्रोविजनली हम अपने लोगों को रोज़ा रखवाने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए ये बातें बता रहे हैं। अगर आप इंसुलिन दिन में 2 दफ़ा ले रहे हैं तो जो शहर की इंसुलिन है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो आप उसका डोज थोड़ा सा कम कर लें, अफ्तार की इंसुलिन को उसी तरह कंटिन्यू करें। तो ये जनरल बातें हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेरी रिकमेंडेशन स्टिल यही होगी कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। वो आपकी शुगर के कंट्रोल को, आपकी मेडिसिन को देख कर फिर डिफरेंट मेडिसिन की डिफरेंट सेटिंग करेगी। और अब जैसे आपने बताया कि किन सूरत हाल में हम रोज़ा खोलना बिल्कुल हो जाता है, लाजमी हो जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर हम किसी को रोज़ा अलो कर रहे होते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि रोज़ा कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जान को ख़तरा है, जिसमें आप रोज़ा फ़ौरन तोड़ सकते हैं या खोल सकते हैं। और उसमें उलमा कराम ने इवन ये भी इजाज़त दी है कि उसका कफ़ारा भी आपको एक ही रोज़ा देना होगा, वो 60 रोज़ा जो है वो नहीं देना होगा। अब उसमें कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, अगर आपकी शुगर 70 से नीचे चली जाए। सेकंड, अगर आपकी शुगर 300 प्लस हो जाए और 300 प्लस में तेज़ी से बढ़ती जा रही हो और हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसीज़ के सिम्टम आ रहे हो, जैसे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाना, बीपी का गिर जाना, बहुत ज़्यादा यूरिन आना, बेहोशी की कैफियत तारी होना, ये हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसीज़ की निशानियां हैं। तो 300 प्लस शुगर अलोन रोज़ा तोड़ने को अलो नहीं करती। 300 प्लस शुगर के साथ अगर हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसीज़ की निशानी है तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। शुगर 70 से कम है, अगैन आप रोज़ा खोल सकते हैं। शुगर 80 से कम है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को अगर 2 से 3 घंटे रफ्तार में बाकी है तो वो आर्ली शुगर चेक करता रहे और रेस्ट करे, रोज़ा ना खोले। लेकिन अगर वो 70 से नीचे आ गई तो फिर रोज़ा खोलता है। और कितनी दफ़ा शुगर चेक करनी चाहिए? देखिए, आइडियली तो गाइडलाइन कहती है कि आप रमज़ान में दिन में 6 दफ़ा शुगर चेक करें, लेकिन हम अपने हर पेशेंट को 6 दफ़ा नहीं कहते। हम कहते हैं कि आप वंस अ डे चेक कर लें। दूसरा, अगर आपको हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया का फील हो रहा है तो आप शुगर चेक कर लें, लेकिन वो वंस अ डे भी डिफरेंट होता है। जैसे जनरली रमज़ान के अलावा तो हम कह रहे होते हैं ना, खाने से पहले कर ले, खाने के बाद कर ले। रमज़ान में ऐसा नहीं होता। आप सहर में कर सकते हैं, आप अफ्तार में कर सकते हैं, आप इशा की नमाज़ पे कर सकते हैं, आप असर की नमाज़ पे कर सकते हैं, आप ज़ोहर की नमाज़ पे कर सकते हैं। जनरली ये 5 या 6 दफ़ा, 5 या 6 नमाज़ों के साथ आप शुगर चेक करें। एक दिन आपने एक नमाज के साथ कर ली, अगले दिन अगली नमाज के साथ कर ली, तो उससे हमें जनरली SMBG चार्ट का आइडिया हो जाता है कि रमज़ान में शुगर कैसी चल रही है। ठीक है। और सबसे ज़रूरी सवाल जो बहुत लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम शुगर टेस्ट नहीं करेंगे, उनका ये कंसर्न होता है कहीं शुगर चेक करने से रोज़ा टूट तो नहीं जाता? जी नहीं, रोज़ा नहीं टूटता। इसमें बिल्कुल फतवा क्लियर है उलमा कराम का कि शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं। और क्या जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ बज़ाते खुद हाई रिस्क में आता है, लेकिन वो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उन्हें रोज़ा रखना अलो ना करें। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, वेल कंट्रोल्ड है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इंसुलिन की सेटिंग करके टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे रोज़ा रखते हैं। ठीक है। और रोज़े के अंदर जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी, हम सबको पता है वर्जिश बहुत ज़रूरी है, हम लोग खुद रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग रमज़ान रोज़ों के दौरान आप क्या मशवरा देते हैं लोगों को? देखिए, हम यूजुअली रमज़ान में रोज़े के दौरान फ़िज़िकल एक्टिविटी अलो नहीं करते हैं। तरावी अदा करना खुद एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। अगर आप तरावी अदा करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं, स्टिल आप मगरिब के बाद, अफ्तार के बाद 2 से ढाई घंटे छोड़कर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल, आप डॉक्टर होके एक मरीज़ को खुराक के हवाले से क्या मशवरा देते हैं? अच्छा, ये ना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है। हमारे डॉक्टर साहिबान समझते हैं कि शायद वो हर फन मौला हैं, वो हर चीज़ के अंदर वो अपने मरीज़ को हर चीज़ बता सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन अपने सारे डॉक्टर्स के लिए यही होगी कि अगर आप डायबिटीज़ की डाइट दे रहे हैं तो आपके पास डाइटिशियन होनी चाहिए। जैसे हमारे पास मेमोरी मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के अंदर डाइटिशियन अवेलेबल है, जिन्होंने 4 से 5 साल सिर्फ डाइट को पढ़ा है, जिन्हें पता है कि कैलोरी कैसे कैलकुलेट की जाती है,
कैलोरी कैलकुलेट करने के बाद डेफिसिट कैसे बनाया जाता है, फिर उस कैलोरीज को जो डाइट चार्ट दे रहे हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। उन्हें पता है कि रमज़ान के अंदर अगर शुगर के मरीज़ को रमज़ान के अंदर रोज़ा रखना है तो किस तरीके से उन कैलोरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे हाइपोग्लाइसीमिया से बचा सकते हैं। और जैसा कि हमारे मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट में डाइटिशियन आप ही हैं, तो ये सवाल मैं बैक आपकी तरफ फ्लो करूंगा कि आप बताएं कि रमज़ान के अंदर शुगर के मरीज़ को खाने पीने में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो IDF ने ऑलरेडी इसके ऊपर बात डाइट के हवाले से भी की थी, ठीक है। इसके अंदर अफ्तारी से अगर हम स्टार्ट करें, यूजुअली तो हम सहरी से स्टार्ट करें, लेकिन लोगों का फोकस अफ्तारी होता है। तो अफ्तारी में अचानक से बहुत सारा खाना नहीं खाया जाता। पहले खजूर और पानी से रोज़ा खोलें। अब लोगों को ये होता है कि हमने शरबत भी पीना है, तो शरबत अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई कि शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं। शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट्स में स्टीविया, सुक्राल जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो मैं बोलती हूँ, लेकिन चीनी और गुड़ इनका कोई इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि शुगर बढ़ाती हैं। कैलोरी कंटेंट सेम है, लोगों का होता है फोकस हम तो गुड़ इस्तेमाल करते हैं या ब्राउन शुगर, तो नहीं, आप सुक्राल या स्टीविया बेस्ड या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर बेस्ड आप शरबत ले सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप कोई एक स्नैक ले लें और फिर उसके 2-3 घंटे बाद रात का खाना। रात के खाने में और सहरी के दरमियान में तकरीबन 2 स्नैक्स तो हों, ठीक है, ताकि आपकी शुगर मेंटेन रहे। उसके अंदर खाने में क्या लें, अब जो दिल करे वो नहीं खाना, अपना जो ग्लाइसेमिक लोड है यानी खाने की जो शुगर बढ़ाने की क़ुव्वत है उसको आपने देखना है। अब बहुत ज़्यादा लोग रोटी चावल के ऊपर फोकस करेंगे, शुगर बढ़ेगी। उसके साथ अच्छा फाइबर यानी सब्जियां, ठीक है, अच्छा प्रोटीन यानी चिकन, दालें वगैरह, और दालों में प्रोटीन भी और फाइबर भी, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन खाने का बहुत ज़रूरी। तो पोर्शन कंट्रोल हो गया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर सहरी में लोग चाय बहुत पीते हैं, जिसकी वजह से हम मना करते हैं। डायबिटीज़ में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन के रिस्क इतने बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए हम मना करते हैं कि इतनी ज़्यादा चाय सहरी के साथ ना पिएं। कैफ़ीन इंटेक थोड़ा सा कम करें, और फिर जो आपका अफ्तारी और सहरी के बीच का टाइम होता है उसमें पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। तो ये 2-3 चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम मरीज़ों को लाजमी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। आप कंक्लूडिंग लाइंस कुछ आप बोलें। डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम शायद दुनिया में पहले नंबर पे हैं प्रेवलेंस वाइज। 3.5 करोड़ शुगर के मरीज़ पाकिस्तान में हैं, और अगर हम रोज़ा रखने की बात करें तो शायद पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर एक 80% पॉपुलेशन रोज़ा रखना चाहती है या रोज़ा रखती है। तो इसका मतलब यह है कि मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2.5-3 करोड़ लोगों की जो शुगर के मरीज़ हैं और रोज़ा रखना चाहते हैं। रोज़ा रखना बिल्कुल अलो है, लेकिन रोज़ा रखते हुए बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाना भी अलाउड नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं, क्रिएटिनिन उनका 2 पे घूम रहा होता है, नहीं जी अल्लाह ताला का हुक्म है रोज़ा रखेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह ताला का सबसे पहला हुक्म यह है कि अपनी जान बचाना फ़र्ज़ है। प्रॉबेबली इसीलिए खुदकशी को हराम कहा गया है। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक बीमारी दी है, उसका इलाज करना सुन्नत है। आपके डॉक्टर साहिबान इलाज कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आपको अलो कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आपको डिसअलो कर रहे हैं। मेरा मैसेज अपने ऑडियंस के लिए ये होगा कि अगर आपका डॉक्टर किसी वजह से आपको रोज़ा रखना डिसअलो करता है तो उसकी बात मानें, क्योंकि सिर्फ रोज़ा रखकर अगर आप अपने गुर्दों को ख़राब कर देंगे या आँखों को ख़राब कर देंगे या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर देंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस इरिवर्सिबल होती हैं। उलमा कराम का फतवा मौजूद है, आप रोज़े का फ़िदिया दे सकते हैं अगर आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप रोज़ा रख सकें। हमारी कोशिश पूरी होती है कि हमारा मरीज़ रोज़ा रखे, लेकिन कुछ पेशेंट डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिनको हम अलो नहीं कर सकते। शुक्रिया।